Hello, my dear friend. Welcome all of you. Mission IS online classes. Today's topic is lesson number 3. We are discussing about lesson number 3. आज हम लोग NCERT मैथ सॉल्यूशन की लेसन नंबर 3 के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े हुए प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। इसके माध्यम से आप 3.1 जो ग्राफीय विधि के द्वारा निरूपण करना होता है वैसे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकेंगे। चलते हम लोग लेसन नंबर 3.1 यानी चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक युग्म के बारे में समझते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट मीन्स क्या हो गई, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होती है वैसा समीकरण जिसमें अधिकतम चर मान की संख्या 2 हो सकती है। वैसा समीकरण जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता या निरूपित किया जा सकता है, उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जहाँ पर a बी सी एक वास्तविक संख्या होती है, a एवं b का मान शून्य नहीं हो सकता है और कम से कम समीकरण में x और y या दो चर a और b या किसी भी p और q के रूप में हम रख सकते हैं। तो हम ऐसे समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो गया, ए का मान भी 0 नहीं होगी, बी का मान भी 0 नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर का मान भी 0 नहीं है, बी स्क्वायर का मान भी 0 नहीं है। अब उदाहरण देखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण है जहाँ a बराबर 2 है, b बराबर 3 है और c बराबर -5 है। जब भी ए बी सी का मान निकालने के लिए कहा जाए तो आप हमेशा पॉजिटिव थिंक कीजिएगा, मतलब धनात्मक सोचना है। ऋणात्मक होगा तो वो उसका गुणांक के रूप में आ जाएंगे। एक को हम x की गुणांक कहते हैं, b को हम y की गुणांक कहते हैं और c अचर मान या अचर संख्या कहलाती है। इस एग्जाम्पल्स में देखा जाए a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दे तो यहाँ 4 प्लस 9 यानी 13 0 के बराबर नहीं है। तो उपरोक्त समीकरण को हम कह सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 का हल है। मान लिया जाए कि इसमें अब कोई सा भी मान रखने के बाद वो ग्राफीय विधि में निरूपित किया जा सकता है। x बराबर 1, y बराबर भी 1 लेकर के देख सकते हैं क्या समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 2x प्लस 3y माइनस 5 में x के जगह 1 रखना, y के जगह 1 रखना। 2 इंटू 1 3 इंटू 1 अचर मान के जगह पे कुछ नहीं रखना क्योंकि वो चर मान नहीं है। 2 प्लस 3 माइनस 5, तो यहाँ क्या हो गई 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 तो हम LHS इक्वल टू RHS कह सकते हैं, क्योंकि LHS का मान और RHS का मान दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई है। अब अतः हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 दिए गए 2x प्लस 3y माइनस 5 वाले रैखिक समीकरण का हल है। अब ज्यामितीय विधि के द्वारा रैखिक समीकरणों की मीनिंग को समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण मीन्स उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमेशा इसी को याद रखना है। समीकरण का प्रत्येक हल को निरूपित करने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता होगी, यानी बिंदु होता है। या किसी भी रैखिक समीकरण के लिए सत्य है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल x, y यानी एक निर्देशांक के रूप में समीकरण को निरूपित करने वाली एक बिंदु की संगत होती है। अतः इसकी विलोमता किसी भी ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स जो भी हमें समीकरण दी होगी वो x और y के बीच में एक टेबल बनाना है, x का अलग अलग मान रखना, y की अलग अलग मान आएगी। x की पुटिंग द वैल्यू ऑफ x by getting of the value of y in different, if we put the value of x in different,
यदि x का अलग मान रखेंगे तो y का अलग मान आएगी। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले x बराबर 0 पुट कर ले तो y का मान आ जाएगी, फिर y बराबर 0 पुट कर ले तो x का मान आ जाएगी। और x और y ये दोनों एक दूसरे को निर्भर करने वाली, एक दूसरे पर डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी चर मान है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। अब ऐसे समीकरण को हम देखें x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का प्रत्येक सॉल्यूशन जो होगी x, y के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि x दिए गए समीकरण में x बराबर रखने पर y का मान निकल जाएगी, y का मान रखने पर x का मान निकल जाएगी। इस प्रकार से क्या होगी, ऐसे समीकरण को हम आसानी से हल कर सकेंगे। और x y के बीच में एक टेबल बना लेंगे, x का अलग मान y का अलग मान, तो पहले पॉइंट आ जाएगी। फिर अगली बार फिर हम x बराबर कुछ और रख देंगे, जैसे 1 2 3 या समथिंग माइनस में भी रख सकते हैं, लेकिन माइनस से बचना है, हमें धनात्मक संख्या के बारे में ही सोचना है। तो ऐसे में क्या होगी, हम ऐसे मान को पॉजिटिव के रूप में ही ज़्यादा थिंक करेंगे तो बेटर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मान के लिए हमेशा 0 या 0 से बड़ी संख्या सोचना है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे समथिंग वाली संख्या को हमें रियलाइज करते रहना है। आप इस प्रकार की वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनके पास भी मुफ्त यानी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंच सके। दो चर में रैखिक समीकरणों का युग यानी पेयर ऑफ द टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशंस हम कह सकते हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक ही पेयर को देखते हैं। इस पेयर में हमें क्या मिलेगी कि हमें अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हो उसमें हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में, तो हम क्या कह सकते हैं, पहले वाले को 1 मान ले, दूसरे वाले को 2 मान ले, तो क्या हो जाएगी हमारे दो चर में x चर का मान वही रहेगी, सिर्फ गुणांक बदल जाएगी। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट समीकरण। सेकेंड समीकरण बनाने के लिए 2 रख दें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर है, जिसमें परिमेय भी हो सकता, अपरिमेय भी हो सकती, सम भी हो सकती, विषम भी हो सकती, एनीथिंग कोई भी नंबर हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। अब a1 का स्क्वायर, जैसा कि आपने देखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो रही थी, तो वही सेम कंडीशन यहाँ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर ये 0 नहीं होगा। फिर सेकेंड समीकरण के लिए a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो ये भी 0 के बराबर नहीं होंगे। दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। पहले वाले को देखा जाए तो a1 का मान 2 है, b1 का मान हमारे पास में 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके देखें तो हमारे 0 के बराबर नहीं आएगी। अब किसी भी समीकरण को ज्यामितीय निरूपण में युग्म बनाना होता है, पेयर बनाना होता है। इसमें के लिए हम लोग एक तल में दो रैखिक समीकरणों को देखते हैं जिसमें निम्न संभावना होती है। यदि एक समीकरण के ग्राफीय विधि को जब निरूपित किया जाए ग्राफ पर, तो वो दूसरे वाले समीकरण के ग्राफीय विधि से निरूपित की वाली संख्याओं को प्रतिच्छेद कर दे। कभी कभी क्या होती, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, कभी क्या होती एक ही रेखा पे आ जाती है, तो पहले जो प्रतिच्छेद कर रही है उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेद रैखिक युग्म कहेंगे। जब तो एक दूसरे के समांतर हो तो ऐसे समांतर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म कहा जाएगा। जब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन आ जाए तो हम ऐसे ग्राफ को हम संपाती कहते हैं। तो क्या करना है, दिए गए समीकरणों में से हमें प्रत्येक समीकरण में दो दो बिंदुएं रखनी है, दो दो पॉइंट रखना है, दो संख्या रखना है, तो दो अलग संख्या बन के आ जाएगी, तो उसका समीकरण का ग्राफ फिर हम लोग खींच सकते हैं इस प्रकार से। दूसरे वाले में अब चलते हैं NCERT 3.1 की सॉल्यूशन। अब इसमें NCERT एक्सरसाइज 3.1 की क्लास 10 की मैथ की जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग हल करना सीखते हैं। किस प्रकार से हम किसी भी समीकरण की मान को हम आसानी से निकाल सकते हैं और उसे निकालना
प्रश्नावली 3.1 में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उनके प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन तीनों प्रश्नों से हमें सबसे पहले ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी भाषाई प्रश्न होगी, जिससे एक समीकरण तैयार करना है। फिर दूसरे पार्ट को पढ़ करके दूसरे समीकरण को तैयार करना है, यानी एक प्रश्न में हमें 2 समीकरण बनानी है और उनके समीकरण बनाने के बाद उनमें एक्स वाई की अलग अलग मान रखनी है। रख करके फिर उससे हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे और वो ग्राफ को हमें ग्राफ पेपर पे दर्शाना है। इस टाइप की क्वेश्चन आपके भाषाई प्रश्न वाले तो नहीं आते हैं, लेकिन जो हमें सिर्फ समीकरण के रूप में दिए होंगे वैसे प्रश्नों की ग्राफीय विधि से हल करें। क्वेश्चन नंबर 17 के रूप में झारखंड एकेडमिक काउंसिल में प्रत्येक साल पूछी जाती है। अब प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, यानी अब पहला स्टेटमेंट हो गई। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, मतलब 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुनी का रह जाऊंगा। एक मनोरंजक क्वेश्चन है। इस स्थिति को हम बीजगणितीय और ग्राफीय विधि, बीजगणितीय का मतलब एक इक्वेशन तैयार करना है, यानी ax + by + c = 0 के रूप में ऐसा इक्वेशन बनाना और फिर वैसे इक्वेशन में x और y के अलग अलग मान रख करके एक सारणी बना लेनी है। कम से कम प्रत्येक समीकरण की 2 बिंदुएं रखनी है, यानी 2 मान रखना है, जिससे y की 2 मान आ जाएगी। जब 2 मान आ जाएगी तो फिर वैसे समीकरण को हम हल कर लेंगे। अब चलते समीकरण को हल करते हैं। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x है, हमेशा 2 चर में सोचना है, तो उसकी पुत्री की आयु कितनी हो गई, वर्तमान आयु y हो गया। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया गया है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली गई है। अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा था प्रथम पार्ट में कि 7 वर्ष पूर्व, या भी पूर्व या पहले कहा जाए तो आप उसमें घटाएंगे, क्योंकि पूर्व या पहले कहने का मतलब वो पहले को निरूपित करता है। बाद या पश्चात कहा जाए किसी क्वेश्चन में तो आप हमेशा जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व यानी अभी 1 साल है, तो उसमें 7 वर्ष पूर्व यानी 7x - 7 हो जाएगी। उसकी पुत्री वाली में भी क्या हो जाएगी, y - 7 हो जाएगी। जैसा कि एग्जाम्पल के देखा जाए, अभी कोई 10 साल का है, 7 साल पहले यानी वो 3 साल का होगा, तो 10 - 7 = 3 हो जाएंगे। तो ऐसे करना है। और यहाँ पूर्व कहा जा रहा है तो अब इसमें माइनस करना है। प्रश्न से क्या था, x - 7 और पुत्री की 7 गुनी का था, तो पुत्री में 7 गुना करेंगे। यदि हम आफ्ताब में कर देंगे तो वो ऐसे ही बड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो 7y - 7 हो जाएगा। अब इसको गुना कर ले 7 × y, तो 7y और 7 7 49। यहाँ का चिन्ह लगाना ना भूलेगा ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। तो 7y को हम दाहिने तरफ कर दिए, तो x - 7y और जो -7 था उसे दाईं तरफ कर दिया गया, तो +7 हो गया। तो x - 7y = -42 हो गई। ये हमारी समीकरण 1 बन गया। प्रश्न के दूसरे भाग को देखा जाए तो 3 वर्ष बाद यानी बाद में जोड़ना है, तो x + 3 यानी अभी किसी की 10 साल हो रही है तो 10 में से 3 साल और जोड़ देते, 10 3 13 हो जाएगी ना। तो x + 3 और y + 3। प्रश्न से देखा जाए x + 3 यानी आफ्ताब का आयु 3 साल बाद 3 गुने की, तो 3 गुने किससे होगी, अपनी बेटी यानी अपनी पुत्री से, तो y + 3 यानी इनको गुना कर लिया जाए तो हो जाएगा x + 3 यानी बाई की एज ए लाइक लिखना है, तो 3 × y + 9, 3 3 9 हो जाएगी। अब इस 3y को हम बाईं तरफ ले जाएंगे, तो x - 3y = हो जाएगा 9 - 3। तो ये हमारी फाइनल समीकरण बन के आ जाएगी x - 3y = 9 में से 3 गई तो बचा 6, यानी हमारा x - 3y = 6 हो जाएगी दूसरी समीकरण। अब इस प्रकार से क्या हो गई, हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने बना लिया। और समीकरण 1 और 2 जब बन गई तो हम इसे क्या करेंगे, x की अलग मान और y की अलग मान रखते हुए इसे ग्राफ पे निरूपित करने का प्रयास करेंगे। अब आपके एग्जाम में जब आएगी तो ग्राफीय विधि से
हल करें, इतना ही लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 17 के रूप में। जहाँ मैट्रिक परीक्षा की फाइनल एग्जाम जब आप देंगे तो वहाँ समीकरण मान लेते हैं इसी की समीकरण को वर्ड समीकरण बना दी जाए, यानी हमें सिंबॉलिक इक्वेशन के रूप में दिया जाए तो वहाँ दिया रहेगा x - 7y = -42 और x - 3y = 6। ये दो समीकरण दिए होंगे तो माना कि समीकरण 1 फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को समीकरण 2 मान लें। तो हमारा समीकरण 1 से ही चलते हैं। तो बीजगणितीय निरूपण वो हमारी बीजगणितीय निरूपण हो चुकी। अब इसे ग्राफीय निरूपण करने का प्रयास करेंगे। तो x - 7y = -42 है पहली समीकरण, x - 3y = 6 दूसरी समीकरण। अब x - 7y को हम जो किसी भी चर मान को यानी x को y के साथ फ्री करना है। फ्री करने का मतलब हो रहा है कि x वाले चर मान को बाईं तरफ रखें और y वाले चर मान को दाईं तरफ भेज दें। तो इससे क्या होगा, समीकरण हल करना आसान हो जाएगा। कभी भी x और y दो अलग अलग चर मानों को दो बाईं और दाहिनी तरफ अलग अलग कर लें। इससे क्या होगा, जब एक का मान रखेंगे तो दूसरा का मान ऐसे ही आ जाएंगे। तो x - 7y = -42। अब x बराबर -7y को हम RHS की ओर भेज रहे हैं, दाईं तरफ भेज रहे हैं, तो +7y हो जाएगी। अब +7y x यानी हमारे x का कोई भी मान निकालने के लिए y की अलग अलग मान रखेंगे, x का मान अपने ही मिल जाएगी। अब इस समीकरण में हम लोग देखते हैं कि x की मान को हम क्या कर रहे हैं, निकालने के लिए हम y बराबर 5 रख दें। तो 7 × 5 का रेट पेज में आप कर सकते हैं, 7 × 5 = 35। और 7 × 5 = 35 जब हो गई तो हम 42 में से 35 यानी -42 में से 35 को घटाएंगे। नहीं आ रहा है तो 35 - 42 यानी छोटी में बड़ी संख्या जा रही है तो -7 हो जाएगी। फिर आप x की मान 6 रख दे तो 7 × 6 = 42। अब यहाँ पे क्या रख दी गई है, y की मान 6 रख दी गई है। अब y का मान रख देंगे 6 तो 7 × 6 कितने हो जाएगी, 42। और जब 42 में से +42 में से -42 जाएगी तो 0 हो जाएगी। अब क्या किया जाए, 7 रख दे, 7 × 7 = 49। अब जब 7 रखेंगे तो 49 - 42 यानी x का मान 7 हो जाएगी। ये हमारा एक टेबल बन गया। इसी प्रकार से -x - 3y = 6 यानी समीकरण 2 में अब चलते हैं, इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारी रिजल्ट कुछ इस प्रकार से शो करने लगेगी कि x = 6 और -3y को हम दाहिनी तरफ भेजें तो +6y हो गई। तो ये हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y की अलग अलग मान रखेंगे। y बराबर पहले 0 कर दिया गया था, 3 × 0 तो 0 हो जाएगी। तो x का मान 6 आ गया। फिर -1 ले लिया गया। जब -1 ले लेंगे तो यहाँ -3 × -1 कर देंगे तो -3 हो गई। 6 में से 3 गई, बचेगी 3। और फिर -2 ले लिया गया तो 3 दूनी 6 -6 और +6, 6 में से 6 गया तो कितना हो गया, 0। अब ये दोनों टेबल को यूज करते हुए इसके ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमें ग्राफ पेपर लेंगे और उसे ग्राफ पेपर पर रख करके सारे पॉइंट को अच्छे से निरूपित कर देंगे। कम से कम 2 पॉइंट आप निरूपित कीजिए। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट की नीड पड़ती है, यानी कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। 2 से अधिक पॉइंटों की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, 2 निर्देशांक यानी पहला निर्देशांक कैसे बनाएंगे, तो हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं समीकरण 2 का। तो x, y ये निर्देशांक होता है, x में 6 y में 0 है। दूसरा निर्देशांक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो x में 3 y में -1 तो 3, -1 ऐसा करके निर्देशांक आप ड्रॉ कर लेना है और इसे आप ग्राफ पेपर में दिखा देना है। अब जैसे आप ग्राफ पेपर में दिखाएंगे तो समीकरण की ग्राफ कुछ इस प्रकार आपको दिखने लगेगी। तो पहला मुझे शो करना था, पहली वाली जो हमें समीकरण दे रखी थी x - 7y = -42। तो पहला पॉइंट हमारा जो था, हमारी वो क्या थी, -7, 5। तो x की तरफ हम -7 रख लिया, माइनस नेगेटिव साइड होती है ना, तो -7 और 5 रख लिया गया। दूसरा पॉइंट था 0, 6 यानी x का मान 0 तभी होगी जब y लाइन पे होगी। तीसरा था 7, 7 रख दिया गया। फिर ऐसे ही नीचे वाली समीकरण में हम क्या कर दिया, और उस सारे पॉइंट को मिला दीजिए। अब नीचे वाली समीकरण में x - 7y 3y = 6। अब हम x की अलग मान रखेंगे, y की अलग मान रखेंगे
और दोनों को ग्राफ लोकेट कर देंगे और ये ग्राफ बनेगी। इतने ही में आपको 3 नंबर दी जाएगी और ये नंबर लाना बहुत ही ईजी है। इस लेसन से आपको 3.1 या 3.2 की ग्राफ के विधि से हल करने के लिए 2 समीकरण को दिए होंगे, उन्हें हल करना है। या एक क्वेश्चन और आती है 3.6 में, जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वो भी चीज़ें बहुत आसान विधि से मैं सिखा दूंगा। तो इस प्रकार से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दे। ग्राफ जब भी बनाएं तो आप ग्राफ पेपर में बनाएं। ग्राफ पेपर में बनाने से चीज़ें क्या होगी, हमारी निर्देशांक यानी निर्दिष्ट करने वाली जो बिंदुएं हैं या निर्दिष्ट करने वाली जो मान है वो आसानी से साफ साफ निर्दिष्ट हो जाती है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, यानी टोटल एक्सपेंडिचर 3900 है, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी और उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें सेकेंड पार्ट में 1300 रुपये में खरीदी। इसके लिए हमें एक बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन बनाना है, बीजगणितीय रैखिक समीकरण तैयार करना और उसी का एक ज्यामितीय यानी ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल्ले और गेंद का मूल्य अलग अलग होती है। जनरल लाइफ में भी बल्ले का मूल्य कुछ ज़्यादा होता है, गेंद का मूल्य कुछ कम होती है। तो माना कि बल्ले का मूल्य हमारी x रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया, तो हमारी समीकरण बन जाएगी। एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपया माना तो 3 गुने x कर लेंगे। 2 गेंद का मूल्य हमने y रुपये माना तो 6 गुने y कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो कोच ने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि 3 बल्ले खरीद कर लाने और 6 गेंद खरीद कर लाया जाए, तो हमें उनसे कितना पे करना पड़ेगा, 3900 रुपया पे करना पड़ेगा। अब इस 3900 रुपये पे करने के लिए हमें क्या करना है, तो इसकी एक स्टेटमेंट बना लेनी है। इस स्टेटमेंट में हमने माना कि बल्ले का मूल्य x रुपीस और गेंद का मूल्य y रुपीस, यानी बल्ले को हम x रुपया के रूप में दर्शा रहे हैं। x में कुछ भी हो सकता है, 150, 500, 600 कुछ भी होगी। गेंद की मूल्य 50, 100, 150 ऐसे समथिंग होगा। अब एक बल्ला खरीदेंगे तो x रुपया पे करना होगा, 2 बल्ले खरीदेंगे तो हमें डबल x देना होगा। तो हम क्या कर लिए, 3 बल्ले को प्रश्न के पहले भाग से 3 × x कर लिए प्लस 6 × y कर लिए, क्योंकि 3 बल्ले अभी हो गई हमारी 3900 रुपया। दोनों से 3 बाहर कर लें तो यहाँ से हो जाएगा x और यहाँ 3 दूनी 6 यानी 2y बराबर 3900। 3 से डिवाइड कर दे तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300। फिर हमारी दूसरी समीकरण जब बनाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 3y यानी एक बल्ला खरीदा, 3 और गेंद खरीद ली, तो x प्लस 1 × x प्लस 3 × y बराबर 1300 रुपया। तो हम x प्लस 3y बराबर 1300 हो गई। अब इससे हम समीकरण की अलग अलग मान निकालने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 से देखते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो हम 2y को दाईं तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 1300 माइनस 2y, तो ये हमारा कुछ रिजल्ट बन के आ जाएगा। x बराबर 1300 माइनस 2y करने से क्या हो जाएगी, हमारा रिजल्ट जब y का मान अलग रखेंगे तो x का मान अलग रहेगी। तो हम ऐसे समीकरण को हल करने, जब 100 से ऊपर जा रही हो तो हम कुछ ऐसे नंबर रखें जिससे हम मान निकालना आसान हो, और ऐसे समीकरण को x और y को हमेशा दाईं और बाईं तरफ ही अलग कर ले, एक सेपरेट कर ले। x का मान y की मान से अलग सेपरेट आउट कर लेंगे तो y की अलग मान रखते वक्त में x की एक अलग मान आ जाएगी। माना कि इस एग्जाम्पल में हमने y की मान 500 डाल दिया, यानी 500 डाल दिया, कुछ भी डालना है तो 5 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगी हमारी 1000। 1300 में 1000 माइनस करेंगे तो हमारे x की मान 300 आ जाएगी। तो पहला बिंदु मिल जाएगी हमारी x, y यानी 300, 500। फिर ऐसे ही हमारी दूसरी एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, एक y की मान 500 डाली और x की मान 300 डाली। अगले एग्जाम्पल्स में हमने क्या कर दिया, y की मान हम 700 डाल दिए, तो y की मान जैसे 714 और x की मान हमारी -100 आ जाएगी। 1300 माइनस 1400। अब सेकेंड एग्जाम्पल को करने के लिए x इक्वल टू 1300 माइनस y करना है, क्योंकि x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, इसमें जो हमारी 1300 है उससे तो दाईं ओर तो पहले ही से था, अब हम जो 3y प्लस में थी उसे दाईं तरफ करने के बाद वो -3y बन जाएगी।
अब x की मान हम y की मान 300 रख दिया था, 3 तिया 900, 1300 में से 900 चली जाएगी तो हमें बचेगी 400। फिर हमने 400 रख दिया तो क्या हो जाएगी, 4 तिया 1200, 1300 में 1200 गई, बची 1 यानी 100। फिर हमने 5 रख दिया 1500, 1300 माइनस 1500 करेंगे तो हमारी आ जाएगी -200। अब ऐसे समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्यामितीय विधि में दर्शा देंगे। अब ज्यामितीय विधि में पॉइंट लेना है और लोकेट करते जाना है। तो सबसे पहले हमारी जो पहली समीकरण थी x प्लस, यानी उसी की स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए 3x + 6y को 3900 वहाँ पे रख दिया गया, और x + 3y बराबर 1300, तो वो भी समीकरण वही है, x + 2y बराबर 3900। अलग अलग से पॉइंट रखें और इसमें क्या करें, 1 2 3 ना मान करके 100 200 या यहाँ पे डिस्टेंस से 200 का लिया गया, 200 400 600 800 ले ले, तो ऐसे बनाना ईजी होगा। ग्राफ आपकी पेपर जितनी बड़ी होगी उसके अनुसार से आपका पॉइंट खुद सोच लेना, 100 लें या 200 लें या 500 के बीच गैप लिया जाए, और इस प्रकार से सभी जगह दिखा दें और आपकी ग्राफ हमारी कुछ ऐसा बन गया। और ये आपकी बनाने के साथ में आपको पूरा 3 नंबर मिलेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन है यानी अंतिम क्वेश्चन जो आ रही है सेब वाली क्वेश्चन, सेब और अंगूर वाली, उसको करते हैं। प्रश्न संख्या 2 से 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 केजी सेब खरीद कर और 1 केजी अंगूर खरीद कर लाएंगे तो मुझे पे करना पड़ेगा 160 रुपया। लेकिन 1 महीने के बाद जब हम मार्केट जाएंगे तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदने का मूल्य वही हमें देना पड़ जाएगी 300 रुपया, क्योंकि आपने सेब का क्वांटिटी बढ़ा लिया और अंगूर की क्वांटिटी बढ़ा ली, तो ये रेट भी तो बढ़ जाएगा ना। इसके लिए बीजगणितीय निरूपण करते हैं और ज्यामितीय निरूपण करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सेब और अंगूर की जनरल लाइफ में सोचे, दोनों का मान तो एक नहीं होता, अलग अलग होती है। तो मैंने माना कि सेब का मूल्य बराबर x रुपया और अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तो अब यहाँ क्या हो गया, सेब हम जितना खरीदेंगे 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया देना पड़ेगा और 1 केजी अंगूर का मूल्य हमें y रुपये से देना पड़ेगा। तो माना कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये देना पड़ा और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये से देना पड़ा। मतलब हमें 1 केजी लेने पर x रुपया मीन 100 रुपया भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। 1 किलो अंगूर मतलब y रुपये मीन 60 रुपये भी होगा, 80 रुपये भी होगा, 140 रुपये भी होगा, कुछ भी होगा। लेकिन हमें अज्ञात समीकरण बनाने के लिए x और y बना लेना है। x और y लेकर के अब हम प्रश्न के पहले भाग में चलेंगे। तो पहले बोला गया था 2 केजी सेब, तो 2 इंटू एक्स, 1 केजी अंगूर तो 1 इंटू वाई, तो ये 2x + y = हो जाएगी 160। समीकरण 1 बन गई। 1 महीने के बाद जब जाएंगे प्रश्न के दूसरे भाग, हमेशा 2 समीकरण बनाना है। तो 4 गुने x, क्योंकि 4 गुने 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, 2 गुने 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये, 2 इंटू वाई। तो हम दोनों से 2 कॉमन कर ले, 2x + y = 300। सॉरी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 2x + 3y = अब जो हमें 2 जो मल्टीप्लाई में है दाईं तरफ आएगी, डिवाइड में हो जाएगी 2x प्लस, तो 150 से कट जाएगी, 2x + y = 150। अब हमारी समीकरण 2x + y = 160 और 2x + y = 150। अब समीकरण के पहले भाग को लेंगे और इससे हमें x और y की 2 अलग अलग मान निकालना है। समीकरण 2 को लेकर के x और y की 2 अलग अलग मान निकालनी है और मान निकालने के बाद फिर हम उसे समीकरण में रख देंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इससे हमें एक ग्राफ बनेगी और ये हमारी इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। तो x, हम इस समीकरण को देखें तो कौन से बनाना आसान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप चाहेंगे तो समीकरण की 2x + y = 160, तो हम यहाँ क्या कर दिए, y को दाईं तरफ ले गए, जरूर नहीं y को लाना है, हम y = 160 - 2x भी कर सकते हैं, तो ये भी कर लें। तो अब यहाँ y का मान अगर 60 रख दें तो 160 - 60 = 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर मैं 40 रख दूँ तो 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60,
फिर मैं 20 रख दूँ तो यहाँ पे हो जाएगी 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70। ये हमें ग्राफ बन गई। समीकरण 2 की भी ऐसे ही बनाना है। समीकरण 2 वाली भी जो ग्राफ आएगी उसके लिए हमें क्या करना है, वो जो दिए गए समीकरण होंगे उसमें हमें x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, ताकि एक की मान रखते के साथ दूसरी वाली मान आसानी से आ जाए। तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो दिए गए मान होगी उस मान को अच्छे से रखना है। जब अच्छे से रखेंगे तो क्या हो जाएगी कि हमारा जो समीकरण था स्टैंडर्ड समीकरण 4x + 2y = 300, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं 2x + y भी 150 ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कटिंग करने में डिफ़िकल्ट होता। तो 300 - 2y = 4। अब यहाँ पे y का मान 50 रख दिया जाए तो 50 × 2 करेंगे तो 100, 300 में से 2 गया, 100 गई तो हमें बचेगी 200, और 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 50, फिर 30 रख दिया जाए, 30 दूनी 60 हो जाएगी। अब 300 में 60 गई तो बच जाएगी 240, 240 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगी। 10 रख दिया जाए तो हमारी कुछ ऐसा आ जाएगी। तो हमें ये समीकरण फिर 10 रख देते तो हमारी 70 आ जाती है। हम इन दोनों समीकरण को बीजगणितीय निरूपण कर लिए। पहला समीकरण 2x + y = 16 160, और दूसरी समीकरण 2x + y = 150। अब दोनों को ग्राफ पेपर पे अच्छे से पॉइंट रख करके रिप्रेजेंट करवाना है। और ग्राफ पेपर में जब आप रखेंगे तो हम इसमें 10 का डिफरेंस ले लिया जाए, दो ग्रीन लाइन के बीच में हम 10-10 का डिफरेंस ही ले रहे हैं, तो हमारा कुछ ग्राफ संपातिक रूप में देखने को मिलेगा। पहला समीकरण 2x + y = 160 में हमारा पॉइंट था 50,60, तो 50 जहाँ हो गई x में, 60 हो गई y में, रख देंगे। दूसरी समीकरण ऐसा था जिसमें हमारी 40,60 दिख रही तो वो रख दिया। दूसरे समीकरण में हमने 50,50 दिख रही थी तो 50 यानी हमारी जहाँ x में भी 50 y में भी 50 थी, वहाँ पे रख करके एक समीकरण बनाएंगे। एक समीकरण दूसरे समीकरण के जस्ट